Hello and welcome. Welcome to the third learning session of chapter number 1 of Science 2, which is Heredity and Evolution. So far in this chapter, these are the topics we have covered so far. First, we looked at heredity, which is transfer of mental and physical characters from one generation to the next generation. Then we looked at structure of DNA, what are the different types of RNA and what are their functions. And in the last learning session, we had looked at protein synthesis in detail. It's a long process in which there are three important steps. ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए में जो कुछ भी कोड दिया उसको कॉपी करना, ट्रांसलेशन उस कोड को यूज करके एमिनो एसिड्स बनाना, एंड फाइनली ट्रांसलोकेशन तीन ट्रिपलेट कोडॉन्स को एक टाइम पे आगे आगे बढ़ते हुए एमआरएनए के एक एंड से दूसरे एंड तक जब राइबोसोम पास होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. सो आफ्टर दीज थ्री स्टेप्स प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस, सिंथेसिस यानी प्रोडक्शन. ओके, these are the topics we're going to cover today. We are going to look at end of chapter questions based on protein synthesis and heredity, and then at the end we'll talk about theory of evolution. Okay, so we're done with heredity. Now we are moving towards evolution, which is the second part of this chapter. The new word we are going to learn today is protoplasm, and our learning objective for today will be you should be able to explain theory of evolution by the end of this learning session. So let us begin with our end of chapter question. Explain the process of formation of complex proteins. तो बेसिकली लास्ट लर्निंग सेशन में हमने जो कुछ भी सीखा है सबको एक आंसर में तुम्हें प्रेजेंट करने आना चाहिए. ओके, सो नाउ लेट अस लुक एट द आंसर. So the first point is just an introduction about protein synthesis. Okay, so we say information about protein synthesis is stored in the DNA. प्रोटीन कैसे बनाना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, उसका इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर स्टोर किया गया. mRNA or messenger RNA is synthesized from this DNA by the process of transcription. We saw, right? RNA polymerase आ जाता है DNA के आजू बाजू, DNA स्प्लिट हो जाता है और DNA के बीच में फिर mRNA बनना शुरू हो जाता है. mRNA सिंथेसाइज होता है, नहीं प्रोड्यूस हो जाता है. ओके, फ्रॉम दिस DNA, और इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं. The process of synthesis of protein from DNA through RNA is called as central dogma. DNA से जो हम प्रोटीन्स को बनाते हैं आरएनए को यूज करके इस प्रोसेस को हम सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन अकर्स इन द फॉलोइंग मैनर. ट्रांसलेशन के ये सारे स्टेप्स हैं. फर्स्ट, messenger RNA that is formed in the nucleus during transcription moves in cytoplasm carrying the coded message from DNA. Okay, so हमारे न्यूक्लियस में जो mRNA बना था वो अभी न्यूक्लियस के बाहर आके साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और उसके अंदर डीएनए का कॉपीड मैसेज है. Each messenger RNA contains codes for amino acids in the form of triplet codons. Okay, triplet codons यानी क्या? तीन नाइट्रोजनस बेस से एक ट्रिपलेट कोडॉन बनेगा और एक ट्रिपलेट कोडॉन से एक अमीनो एसिड बनाने का प्रोसीजर मिल जाएगा हमारी बॉडी को. ओके, नेक्स्ट, as per message on messenger RNA, amino acids are supplied by transfer RNA. जो कुछ भी mRNA में कोड है उसके हिसाब से एमिनो एसिड्स कौन सप्लाई करेगा? ट्रांसफर आरएनए सप्लाई करेगा. एंड ट्रांसफर आरएनए हैज एन एंटीकोडॉन व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू कोडॉन ऑन एमआरएनए में. फॉर एग्जांपल, आई टोल्ड यू राइट कि वो जो चार नाइट्रोजनस बेस है वो किसी भी ऑर्डर में किसी भी कॉम्बिनेशन में एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं करते, एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं होते. सो एडेनाइन विल ऑलवेज बी विद थाइमीन एंड गुआनाइन विल ऑलवेज बी विद साइटोसाइन. ओके, सो अगर समझो mRNA में एडेनाइन है तो यहाँ पे थाइमीन आ जाएगा, बट RNA में थाइमीन नहीं होता, थाइमीन के यहाँ पे यूरासिल होता है. सो एडेनिन होगा तो यूरासिल होगा, साइटोसाइन होगा तो गुआनाइन होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो हमेशा अगर एक नाइट्रोजनस बेस फिक्स हो गया तो दूसरा कौन सा वाला आएगा वो भी फिक्स हो जाता है. ओके, सो जो अगर उल्टा वाला है, दूसरा वाला जो बचा हुआ है अगर वो नाइट्रोजनस बेस होगा उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बोलेंगे. ओके, सो व्हाट आर दे सेइंग? This transfer RNA which has anticodon or complementary sequence to codon on mRNA. mRNA में जो कोड है उसका उल्टा कोड इस ट्रांसफर RNA में होगा. The amino acids supplied by the transfer RNA are bound together by peptide bonds with the help of rRNA. So राइबोसोम के अंदर rRNA है या फिर राइबोसोमल RNA है जो अमीनो एसिड्स ट्रांसफर RNA लेके आ रहा है उन सबको चिपका देगा. किससे चिपकाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड से. The process continues as the ribosomes moves along the entire length of mRNA. ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है. कौन सा प्रोसेस? अलग अलग अमीनो एसिड्स को चिपकाते रहने का. ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है as
राइबोसोम मूव्स अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ mRNA. mRNA पूरे के पूरे mRNA को कवर कर लेता है राइबोसोम, एक एंड से दूसरे एंड तक चले जाता है बाय डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन एट अ टाइम. ओके, सो तीन कोड्स को एक साथ वो रीड करेगा. And this process is known as translocation. Translocation यानी movement from one place to another, right? So ribosome mRNA के एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है, तो इसलिए इसको translocation बोलते हैं. In this way, many such chains of amino acids come together to form complex proteins. तो ऐसे बहुत सारे amino acids जब एक साथ चिपक जाते हैं तो उससे प्रोटीन्स बन जाते हैं. कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि काफी लंबे चेन्स होते हैं और इतना सिंपल मॉलिक्यूल्स नहीं होते. प्रोटीन्स आर वेरी complex molecules, difficult molecules, इसलिए उसको complex molecules बोला. Okay, so that's your process. I also want you all to copy this flow chart. Okay, ये flow chart अगर तुमने by heart कर लिया, तुम्हें पूरा का पूरा process इस flow chart से पता चल जाएगा. Okay, DNA में information store हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से वो mRNA कॉपी कर लेगा, ये पूरा न्यूक्लियस में हो रहा है, फिर mRNA साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, फिर वहां पर ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होगी तो ट्रांसफर आरएनए है वो अमीनो एसिड्स बनाएगा और वो अमीनो एसिड्स को राइबोसोम चिपका देगा. सो तुम्हें चेन ऑफ अमीनो एसिड मिल जाएगा जो पेप्टाइड बॉन्ड से चिपक जाता है और उसमें से फिर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स बन जाएंगे. सो फ्रॉम दिस वन फ्लो चार्ट यू कैन very easily by heart the entire answer. So copy this flow chart also in your notebooks. Okay, and if you have still not understood protein synthesis, there is this amazing video by a YouTube channel called Learn Fatafat. Okay, it's just a 6 minute video, just a 6 minute video, and they explain the entire process of protein synthesis in a very simple in a very simple language in just 6 minutes. Okay, if you haven't understood, or even if you have understood, I would highly recommend you go and watch this video. I also try to put the link in the description of this video. Okay, next end of chapter question: define heredity and explain the mechanism of hereditary changes. Okay, so let us see the answer now. First, definition of heredity. So heredity is defined as the transfer of biological characters from one generation to another generation via genes. यानी कैसे ट्रांसफर हो रहा है? जीन्स में से ट्रांसफर हो रहा है. Okay, so that's the definition of heredity. We have already seen this. The mechanism of hereditary changes is as follows. Mechanism का मतलब क्या है कि hereditary changes कैसे आ रहे हैं? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो कैसे धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं. ओके, सो उसका क्या वो कैसे चेंज हो रहा है वो मैकेनिज्म से पता चलेगा. सो फर्स्ट पॉइंट, डाइवर्सिटी और हेरिडिटरी चेंजेस. हेरिडिटरी चेंजेस यानी डाइवर्सिटी. अगर समझो सेम जीन्स पास हो रहा है तो कोई चेंज ही नहीं होगा, सब लोग सेम दिखेंगे, सेम साउंड करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं बीच में, इसलिए डाइवर्सिटी बढ़ रही है. डाइवर्सिटी नहीं, वैरायटी. अलग अलग स्किन कलर्स होते हैं, अलग अलग बालों के रंग होते हैं, अलग अलग टाइप के बाल होते हैं, अलग अलग टाइप की आवाज होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ये जो डाइवर्सिटी है, वैरायटी है, वो किसकी वजह से आ रहा है? हेरिडिटरी चेंजेस की वजह से. तो डाइवर्सिटी और हेरिडिटरी चेंजेस अकर ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन. जीन्स हमारे चेंज हो रहे हैं, इसकी वजह से हेरिडिटरी चेंजेस आ रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म यानी क्या? अगर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना है तो दो गैमेट साथ में आने चाहिए, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, और उससे फिर बाद में नया इंडिविजुअल बनेगा. दैट्स द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. फ्यूजन यानी साथ में आना, मिल जाना. ओके, एक हो जाना. सो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और दोस गैमेट्स विल बी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. सो गैमेट फ्रॉम मेल एंड फीमेल पेरेंट्स अकर्स. सो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल के गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं, एक हो जाते हैं. ओके, the offspring always has recombined genes of both parents. So जो उनका offspring होगा उन दो पेरेंट्स का, उसके पास मेल पेरेंट से भी जीन्स होंगे और फीमेल पेरेंट से भी जीन्स होंगे. तो उसके अंदर जो जीन्स होंगे ऑफस्प्रिंग के अंदर, उसका कॉम्बिनेशन होगा. ओके, these offsprings thus show some characters of either of the parents. So कुछ कैरेक्टर्स मेल पेरेंट से आएंगे, कुछ कैरेक्टर्स फीमेल पेरेंट से आएंगे. क्यों? क्योंकि उन दोनों के जीन्स का कॉम्बिनेशन से उसका जीन्स बना. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्सो समटाइम्स सडन चेंजेस नोन एज म्यूटेशंस. वी हैव सीन हाउ म्यूटेशंस अकर, राइट? कभी कभी छोटे छोटे चेंजेस आ जाते हैं जीन्स में, उसको हम सडन चेंजेस बोल रहे हैं, एंड उसका टेक्निकल नेम क्या है? म्यूटेशन आ जाता है. ओके, सो म्यूटेशंस अकर इन जीन्स. A change in position of even a single nucleotide. Okay, अगर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी अपना पोजीशन अगर चेंज कर लेता है
इट कैन कॉज आइदर अ माइनर इफेक्ट, उससे एक बहुत छोटा सा इफेक्ट हो सकता है, या फिर एक बड़ा इफेक्ट, कंसिडरेबल ऑल्टरेशन, कंसिडरेबल यानी बड़ा, ऑल्टरेशन यानी चेंज। ओके, तो या तो एक माइनर इफेक्ट हो सकता है या फिर कंसिडरेबल ऑल्टरेशन या फिर एक बड़ा चेंज हो सकता है इन द कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, if these changes or mutations occur in DNA of germ cells, then these changes would be inherited to the next generation. Okay, so अगर germ cells के जो DNA, germ cells यानी gametes, okay, मेल गैमेट फीमेल गैमेट को germ cells बोलते हैं, तो उसके DNA में अगर म्यूटेशन आ गया तो जो कुछ भी म्यूटेशन है वो ऑफस्प्रिंग में भी आ जाएगा, और इसलिए वो जो कुछ भी चेंज है, जो कुछ भी म्यूटेशन है वो इनहेरिट हो जाएगा। इनहेरिट मतलब क्या, जो कुछ भी हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है उसको हम इनहेरिट करते हैं। ओके, सो ऑफस्प्रिंग भी इनहेरिट कर लेगा उस म्यूटेशन को और वो अगले जनरेशन में आ जाएगा। सो दैट वाज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। वी हैव डिफाइंड हेरिडिटी और मैकेनिज्म क्या है, कैसे हेरिडिटी चेंजेस आते हैं, वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, नाउ देयर आर सम कैन यू रिकॉल टाइप ऑफ क्वेश्चंस गिवन ऑन पेज नंबर 3। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक छोटा सा पार्ट है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। इफ यू रिमेंबर व्हाट इज अपेंडिक्स, I'm sure you all must have studied this in your previous grades. Okay, so I'll show you a picture. So if this is our digestive system, ऐसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। तो उसका क्या काम है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में? दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 1. सेकेंड क्वेश्चन, आर आवर विजडम टीथ रियली यूजफुल फॉर चूइंग द फूड? ओके, हमारा जो खाना है उसको चबाने के लिए विजडम टीथ काम में आता है क्या? अगेन, व्हाट इज विजडम टीथ नाउ? विजडम टीथ, डू यू ऑल नो? If you all don't know, I'm going to again show you the picture. So एकदम कॉर्नर्स में जो टीथ होते हैं, जो या तो एकदम ऊपर होते हैं, देखो नॉर्मल टीथ कहाँ पे, यहाँ पे इस लेवल पे है, और ये टीथ देखो एकदम ऊपर है, एकदम ऊपर है। सिमिलरली ये नीचे वाले टीथ जो है ये एकदम नीचे है, ये भी एकदम नीचे है। तो ये एक्चुअल में यूज होते हैं क्या? खाना चबाने के लिए। Okay, that's your second question. Why did the huge animals like dinosaur become extinct? Dinosaur extinct क्यों हो गया? This is a very simple question. And finally, why are many species of animals and birds getting extinct? इतने सारे animal and bird के species extinct क्यों हो रहे, गायब क्यों हो रहे? Okay, so both, not both, all these 4 questions are very simple to answer. So I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video and write your answers by yourself. Okay, I'm going to wait for 5 seconds, pause the video and write the answers by yourself in your notebooks, and then we will discuss the correct answers. Okay. Okay, 5 seconds are up. I hope you paused the video and you actually tried answering these questions by yourself. Now let us start discussing the answers. Okay, so the answer to the first question, appendix का हमारे digestive system में क्या काम है? So here's the answer. The appendix present in our digestive system is a vestigial organ. Okay, vestigial organ. Vestigial organ का क्या मतलब है? इट डज नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन इन ह्यूमन बींग्स। कोई काम का ऑर्गन नहीं है वो, हमारे बॉडी में उसका कोई भी फंक्शन नहीं है। उस ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। ओके, सो अपेंडिक्स जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई काम नहीं है ह्यूमन बींग्स में। हाउएवर इन ruminating animals it is used for digestion of cellulose. Now what is ruminating animals? Ruminating animals मतलब they are herbivorous mammals. Herbivorous का मतलब क्या है? जो लोग सिर्फ घास फूस खाते हैं, they only eat plants. Okay, so herbivorous mammals that are able to get nutrients from plant-based food. For example, cows will always be eating leaves, say for example, or grass again and again, right? So जो plant-based चीजें होती है, leaves होते हैं, grass होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा cellulose होता है। तो तुम्हें उस cellulose को digest करना है तो vestigial organ की जरूरत पड़ती है। Okay, और वो लोग ये जो हर्बीवोरस एनिमल्स है वो उसको कच्चा खाते हैं, राइट? सो कच्चा खा रहे इसलिए उनको उस वेस्टिजियल ऑर्गन अपेंडिक्स की जरूरत पड़ती है। बट हम लोग जनरली अपना खाना पका के खाते हैं, राइट? सो हमारे लिए वो कोई काम का है नहीं, ओके, क्योंकि हम पका के खाते हैं खाना। बट रूमिनेंट्स यानी हर्बीवोरस एनिमल्स के लिए वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लोग बिना पकाए प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं। उसमें जो सेल्यूलोज है उसको डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स इंपॉर्टेंट है। So that's your answer to the first question. Second question, are wisdom teeth really useful for chewing the food? Okay, so what is the meaning of teeth? एक दांत होगा तो tooth बोलते हैं, एक से ज्यादा दांत होंगे तो teeth बोलते हैं। Okay, remember that.
So the answer is no, we do not use our wisdom teeth for chewing the food because it's a vestigial structure in our human body. So ये second example है vestigial structure का हमारे body में. Wisdom tooth वो इतने ऊपर होते हैं, इतने पीछे होते हैं, या फिर इतने पीछे होके इतने नीचे होते हैं कि उसको chewing में हम use नहीं कर पाते हैं. ओके, ये बहुत ऊपर है तो बहुत नीचे होंगे, अपने एकदम जॉ की एकदम पिछले वाले साइड पे, तो उसको हम खाना चबाने के लिए यूज नहीं कर पाते. सो अगेन एन एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, इसका कोई फंक्शन नहीं है हमारे ह्यूमन बॉडी में. आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड ह्यूज एनिमल्स लाइक डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट? सो आई होप एवरीवन वाज एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन एट लीस्ट. ओके, सो स्पेक्यूलेशन है. स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या है? पक्का पता नहीं है. ये डायनासोर हजारों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, राइट? तो एक्चुअल में किसी ह्यूमन ने जाके वहां पे देखा नहीं, कोई वीडियो रिकॉर्ड करके रखा नहीं है, तो हम पक्का नहीं बोल सकते. बट स्पेक्यूलेशन है, बहुत सारा स्टडी करके, ऑब्जर्वेशंस करके सबसे बेस्ट गेस जो है साइंटिफिक गेस. ओके, गेस ऐसा नहीं कि नहीं मुझे लग रहा है कि कल बारिश होने वाली है, सो इसको गेस बोलते हैं. बट स्पेक्यूलेशन या फिर साइंटिफिक गेस इज अ मच बेटर गेस, जिसमें तुम काफी ऑब्जर्वेशंस लेते हो, स्टडीज करते हो, और साइंटिफिक प्रोसेस से तुम एक अंदाजा लगाते हैं, उसको स्पेक्यूलेशन बोलेंगे. सो स्पेक्यूलेशन क्या है साइंटिस्ट के अमंगस्ट कि there were some geological events like collision of comets or asteroids with the earth and volcanic eruptions etc, because of which dinosaurs became extinct. Okay, या तो कोई कॉमेट या फिर कोई एस्ट्रॉइड हमारे अर्थ को हिट कर चुका था, एंड बिकॉज ऑफ दैट डायनासोर्स became extinct, और वोल्केनिक इरप्शंस, बहुत ज्यादा वोल्केनोज इरप्ट हो गए, बहुत बड़ा वोल्केनो इरप्ट हो गया अर्थ पे, और उसकी वजह से बड़े एनिमल्स डायनासोर्स के जैसे एक्सटिंक्ट हो गए. ओके, that's your answer to the third question. The last question, why are many species of animals and birds getting extinct? So ये environmental management जो चैप्टर था, इसमें ये काफी डिटेल में देखा है, राइट? So very easy to come up with answers. Over exploitation of resources, जो कुछ भी natural resources है, पेड़, पहाड़, नदियां वगैरह, ये सब all these are examples of natural resources, right? इसको हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया. अगर समझो दो पेड़ काटने चाहिए तो उसके यहाँ पे 100 पेड़ काट दिए. थोड़ा सा पानी में केमिकल डालना चाहिए था तो उसमें बहुत ज्यादा केमिकल डाल दिया, तो बहुत ज्यादा यूज कर लिया हमने रिसोर्सेस को. लॉस ऑफ हैबिटेट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. हैबिटेट मतलब क्या? एनिमल्स का सराउंडिंग, एनिमल्स का घर, एनिमल्स का एनवायरमेंट. तो एनिमल्स का एनवायरमेंट खो जाता है. दिस लॉस ऑफ हैबिटेट, व्हाई? बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अगर तुम जाके जंगल काट दोगे, पेड़ काट दोगे, तो एनिमल्स का जो घर है तुमने काट दिया, तो एनिमल्स कहाँ पे जाएंगे? तो मर जाते हैं. लैक ऑफ फूड, उनको खाना नहीं मिलता. ह्यूमंस हंट देम, पोल्यूशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से, एंड फाइनली ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक एक्सप्रेसवे बनाना जंगल के बीचों बीच, या फिर डैम बना देना, तो उसमें रिवर इकोसिस्टम होगा पूरा हिल जाता है. सो ऑल दीज आर रीजंस बिकॉज ऑफ विच many animals and birds get extinct. Okay, so I hope at least you were able to come with 2-3 points by yourself. If yes, then that is going to increase your confidence, right? Yes, मैं खुद से भी आंसर मुझे आ रहा है. Okay, so that's your answer to the fourth question. So let us move on to evolution. Okay, so what is evolution? Evolution is the gradual change. Gradual यानी धीरे धीरे change हो रहा है. Okay, एकदम sudden change नहीं हो रहा, slowly change हो रहा है. So evolution is the gradual change occurring in living organisms over a long duration. जो living organisms में छोटे छोटे changes आ रहे हैं, और जो बहुत लंबे समय के बाद changes आते हैं, उसको हम evolution बोलते हैं. Okay, this is a very slow going process through which development of organisms is achieved. ये बहुत ही slow process है जिससे organisms develop भी होते हैं, उनको फायदा भी होता है उन changes की वजह से. All the stages in changes occurred in various components ranging from stars and planets in space to biosphere present on the earth should be included in the study of evolution. तो evolution study करते हैं. evolution क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं लंबे समय पे, उसको हम एवोल्यूशन बोल रहे हैं, राइट? बट जब भी एवोल्यूशन की हम स्टडी कर रहे हैं, तब हमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं देखना चाहिए. वी शुड लुक एट एवरीथिंग. बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स को देखना चाहिए. फॉर एग्जांपल, तभी स्टार्स कैसे थे, प्लैनेट्स कैसे थे, स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप था, प्लैनेट का टेम्परेचर क्या था, प्लैनेट का एटमॉस्फेयर क्या था, बायोस्फीयर कैसा लग रहा था, एटमॉस्फेयर में कौन से गैसेस थे. इन सब चीजों को भी साथ में पढ़ना चाहिए जब हम एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं. ओके, ओनली देन यू विल बी एबल टू मेक कनेक्शंस between the environment of the living organism and the changes which are coming in the living organisms. Okay,
formation of new species due to changes in specific characters of several generations of living organisms as a response to natural selection is called as evolution. Okay, so कभी कभी क्या होता है, जो धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं एवोल्यूशन के वजह से, इतना चेंज हो जाता है बहुत सारे जनरेशन में. ओके, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन एक छोटा चेंज, सेकंड से थर्ड जनरेशन एक और छोटा चेंज, थर्ड से फोर्थ जनरेशन और छोटा चेंज. तो ऐसे बहुत सारे जनरेशन में इतने चेंजेस आ जाते हैं कुछ कुछ कैरेक्टर्स में, तो एक नया स्पीशीज बन जाता है. ओके, एक नया स्पीशीज बन जाता है. और फिर बाद में उस नया स्पीशीज में कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए, कौन से कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, वो कैसे पता चलता है? नेचुरल सिलेक्शन से. ओके, सो नेचुरल सिलेक्शन का क्या काम है यहाँ पे? ऐसे कैरेक्टर्स जिससे वो स्पीशीज और इंक्रीज हो सकते हैं और उन स्पीशीज के और ऑर्गेनिजम्स बन सकते हैं, वैसे कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करें, क्योंकि वो लोग ही दे विल बी एबल टू लिव फॉर लॉन्ग टाइम एंड दे विल बी एबल टू रीप्रोड्यूस फॉर अ लॉन्गर टाइम. तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स अगर आ गए उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिससे वो बहुत ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकता, इफ इट इज अनेबल टू बी अलाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, उतना टाइम नहीं मिलेगा रीप्रोड्यूस करने के लिए और उसके जो ऑर्गेनिज्म से बहुत कम पैदा होंगे. राइट, सो नेचुरल सिलेक्शन का काम है कि ऐसे नए स्पीशीज बनाना जिनके कैरेक्टर्स उनको और अपना स्पीशीज के अपने स्पीशीज का पॉपुलेशन और इंक्रीज करने में हेल्प करे. ओके, सो अगेन दिस इज आल्सो एवोल्यूशन, formation of new species. Now let us move on to the theory of evolution. Evolution हुआ कैसे? Okay, what is our best guess? What is our best theory that our scientists have come up with? So, according to this theory, first living material, which was protoplasm, has been formed in ocean. Okay, so protoplasm मतलब क्या? पहले जब सेल के बारे में हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी, सो उनको लगा था कि सेल में बस दो ही चीज होती है, एक होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के आजू बाजू होता है साइटोप्लाज्म. तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों को साथ में वो लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते थे. ओके, आई विल रिपीट दिस. जब साइंटिस्ट ने पहली बार नया नया सेल को डिस्कवर किया था, तब उनको लगा था कि सिर्फ सेल में साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, तो उन दोनों को साथ में वो लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते थे. So it is believed that first living material protoplasm के फॉर्म में हमारे ओशियंस में फॉर्म हुआ था, पानी में आया था. That's why they say कि life was first formed in water. Next, in due course of time, जैसे ही टाइम और बीतते गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म was formed. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी सिर्फ एक सेल का ऑर्गेनिज्म, तो उसमें न्यूक्लियस होना चाहिए, सेल वॉल होना चाहिए और अलग अलग सेल के ऑर्गन्स होने चाहिए, वैक्यूल्स होना चाहिए, राइबोसोम होना चाहिए, गोल्गी एपरेटस होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए. ये सब होगा, ये सब जब बन जाएंगे तब उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे. एग्जांपल एमीबा. राइट, नेक्स्ट, ग्रेजुअली धीरे धीरे changes occurred in the unicellular organisms from which larger and more complex organisms were formed. तो धीरे धीरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में छोटे छोटे चेंजेस होते गए और जैसे ही छोटे छोटे चेंजेस होते गए, धीरे धीरे टाइम के साथ और बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म और बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, कॉम्प्लेक्स यानी उनमें बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स है, अलग अलग टाइप के पार्ट्स है, अलग अलग फंक्शंस है. सो और डिफिकल्ट हो, राइट. कॉम्प्लेक्स का ऑपोजिट है सिंपल. सिंपल यानी क्या होगा? एक सेल का ऑर्गेनिज्म. कॉम्प्लेक्स यानी क्या? बहुत अलग अलग टाइप के सेल्स है, ऑर्गन्स है, टिश्यूज है. तो इसे धीरे धीरे करके बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनते गए. ऑल दोस चेंजेस वर वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल. ये जो चेंजेस हो रहे थे बहुत स्लो चेंजेस थे और एक टाइम पे बहुत छोटे छोटे चेंजेस आ रहे थे. ऐसा अचानक बहुत बड़ा चेंज नहीं आया था. Duration of all these changes is at most 300 crore years. ये इतने सारे चेंजेस फर्स्ट लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म से बड़े और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनने तक कितना समय लगा होगा? 300 करोड़ साल के आसपास लगा होगा. इतना स्लो चेंज हो रहा है और इतना धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं कि इतना समय लग गया उसके लिए. ओके, 300 करोड़ साल लग गए. Changes and development in living organisms had been all around and multidimensional, and this led to evolution of different types of organisms. बहुत अलग अलग टाइप्स के चेंजेस होने लग गए. ओके, ऑल अराउंड, हर अलग अलग टाइप के एंड मल्टीडिमेंशनल, कि कभी अपीयरेंस में चेंज हो रहा है, कभी फंक्शनिंग में चेंज हो रहा है, कभी डाइजेशन कैसे हो रहा है उसमें चेंज हो रहा है, कभी खाना कैसे बना रहे हैं उसमें चेंज हो रहा है. तो बहुत अलग अलग चीजों पे, अलग अलग जगहों पे चेंजेस होने लग गए. ओके, और इसकी वजह से अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स बनने लग गए. Hence this overall process is called evolution, which is organizational. Okay, organizational यानी किस क्या अपीयरेंस है, वो अपने फंक्शंस कैसे कर रहे हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन. उनका बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज्ड है. ओके, उनके बॉडीली फंक्शंस कैसे ऑर्गेनाइज्ड है. ओके, ये सब एवोल्यूशन के अंदर आता है.
Last point, progressive development of plants and animals from the ancestors having different structural and functional organization is called as evolution. So evolution का second definition है. Okay, so यहाँ पे पीछे भी एक definition था evolution का यहाँ पे, right? First definition is over here. Then here is the second definition. Okay, formation of new species वाला definition. And here is the third definition of evolution. Okay, so यहाँ पे तुम्हारे टेक्स्ट में तीन definitions दिए evolution के, तुम्हें तीनों by heart होने चाहिए. सो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, धीरे धीरे प्रोग्रेस करना. ओके, उसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट. थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट्स आना. किसका? प्लांट्स एंड एनिमल्स का. फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स, यानी बहुत सारे जनरेशन पहले जो प्लांट्स एनिमल्स थे उससे कंपेयर करके थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस होना डेवलपमेंट में. हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके स्ट्रक्चर अलग है अपने एंसेस्टर्स से और उनके फंक्शंस भी अलग है अपने एंसेस्टर्स से. सो उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन. दिस इज योर थर्ड डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन. सो दिस इज द थियरी ऑफ एवोल्यूशन. कैसे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में से, सॉरी फर्स्ट लिविंग मटेरियल में से या फिर प्रोटोप्लाज्म में से एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में से लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बन गए और फिर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की वजह से अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स जिनके अलग स्ट्रक्चर थे, अलग फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन थे अपने एंसेस्टर से कंपेयर, वैसे नए नए ऑर्गेनिजम्स बन चुके हैं. Okay, so that's our theory of evolution. So that's it for this learning session. Just check whether you have accomplished today's learning objective or not. Can you explain me the theory of evolution? If you can explain me the theory of evolution, then you have achieved today's learning objective. Today's learning objective was pretty simple. Okay. The new word we learned today was protoplasm. पहले साइंटिस्ट को लगता था कि सेल में सिर्फ न्यूक्लियस पर साइटोप्लाज्म होता है, तो उन दोनों को साथ में प्रोटोप्लाज्म बोल देते थे. बट अभी हमें पता है कि सिर्फ साइटोप्लाज्म नहीं होता, उसमें अलग अलग ऑर्गन्स भी होते हैं, राइट? तो इसलिए अभी ये वर्ड यूज नहीं करते जनरली, प्रोटोप्लाज्म. So that's it for this learning session. I hope you understood everything. I hope you enjoyed. Evolution is a very interesting topic. और इस पे काफी अच्छे डिबेट्स और डिस्कशंस भी हो सकते हैं एवोल्यूशन पे. So it's a very interesting topic to explore more. Okay. So that's it for this learning session. I hope you understood everything and we see each other in the next one. Till then, bye and peace.